Hello viewers, welcome to Knock TV. The poem that I am going to explain is Break, 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 written by Lord Alfred Tennyson. He was born in 1809 and died in 1892. He was a Victorian age poet of England. इस पोएम में है क्या और ये हमारे फेडरल बोर्ड के फर्स्ट ईयर की क्लास को पढ़ाई जाती है। इसमें ब्रेक ब्रेक के दो मतलब होते हैं बेटे। ब्रेक टूटना भी होता है, ब्रेक तोड़ना भी होता है। जिससे कहते हैं कुर्सी खुद ही टूट गई या मैंने तोड़ दी। मैंने तोड़ दी है तो ज़ाहिर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट भी लगेगा। टूट गई है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप समझ जाएंगे। द चेयर ब्रोक आफ्टर 2 मंथ। 2 महीने के बाद कुर्सी टूट गई, टूट गई। आई, अब दूसरा मैं बोल रहा हूँ, आई ब्रोक द चेयर, मैंने कुर्सी तोड़ दी। तो यहाँ ये ब्रेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज एन इम्पेरेटिव यूज़ हुई है, जो इसका टाइटल है। और 3 दफ़ा लिखने का ये मतलब है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, क्या चीज़ तोड़ी जा रही है। पोएम शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पे हम लोग चलते हैं। ये जो लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन है, इसका एक बड़ा ही गहरा दोस्त होता था, आर्थर हेनरी हेलम। वो भी एक पोइट था। वो 22 एज में फौत हो गया था। ही वॉज ओनली 22 ईयर्स ओल्ड। जब वो 22 साल का था वो फौत हो गया था। यंग फौत था, इसका दोस्त भी था। इसके दिल पे उसका इम्पैक्ट हुआ, उसका असर हुआ, परेशान हुआ। 2 साल तक परेशान रहा। फिर उसने एक पोएम लिखी इसी की याद में, जिसे और उसके बाद इसको शाया किया। अब ये परेशानी है, लेकिन उस परेशानी को ये एक्सप्रेस कैसे करता है। देखिए, ये एक दरिया समंदर के किनारे बैठा हुआ है, लहरों को आता देखता है। लहर के साथ जब तक कोई चीज़ टकराए ना, वो टूटती नहीं होती। एक लहर आ रही है समंदर की, आ रही है, वो अपनी रूटीन में आ रही है। जब उसके साथ कोई चीज़ टकराएगी, खा कोई शिप टकराएगा या वो लहर बीच पे पड़े पत्थरों के साथ आके टकराएगी, तो वो लहर टूट जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक। यहाँ उसने यही यूज़ किया है। चूँकि शायर का अपना दिल टूटा हुआ है, जब अपना दिल टूटा हुआ उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। यहाँ जो ब्रेक का मतलब मैं आपको पहले से बता दूं, वो है लहर का टूटना। लहरें कैसे टूटती हैं, ज़ाहिर है जब बीच पे आती हैं। बीच पे जो एक पत्थरों की लाइन लगी होती है, बीच पे पड़ी होती है, साइडों पे पत्थर पड़े होते हैं, उन पत्थरों के साथ टकरा कर वो टूट जाती है। शायर वहाँ बैठा हुआ है, पोइट वहाँ बैठा हुआ, अल्फ्रेड वहाँ बैठा देख रहा है। अब वो ये कह रहा है, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। वो ये कह रहा है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। उसने पहली जो वर्स है ना, तीनों एक ही वर्ड यूज़ किए हैं कि तोड़ो 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 इनको। चूंकि मैंने कहा ये इम्पेरेटिव है तो ज़ाहिर है तोड़ो आओगा। तोड़ो 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 इनको। किन को तोड़ो? आगे कुछ कह रहा है, लहरों को तोड़ो। कह किससे रहा है? समुंदर से कह रहा है। ये बेटे ओशियन से कह रहा है, ओ समुंदर इनको तोड़ो। तोड़ो कैसे? देखें, आपने को अगर तोड़नी है कोई चीज़, अगर धोबी आपने कभी देखा होगा घाट पे कपड़े धोता हुआ या दरिया पे कपड़े धोता हुआ, तो वो कपड़ों को उठा के यूं यूं पत्थरों पे मारता है। तो ऐसा ही कह लें आप। तो वो समुंदर से कह रहा है, राइटर कहता है समुंदर ये जो लहर आ रही है ना, इसको पत्थर के ऊपर मारो और तोड़ दो। यही बात पहले सेंटेंस में लिखी है, देखें इधर। ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन, ओ सी। ओ सी मतलब सी से बातें कर रहा है। वो कह रहा है ए सी, ए समुंदर। ऑन द, ऑन कहते हैं ऊपर के मानों में लिया जाता है बेटे। इसका मतलब है स्टोन के ऊपर रख के तोड़ो इसको। दाई मीन यू, चूँकि दाई ओल्ड इंग्लिश में दाई यू लिया जाता है। कोल्ड होता है ठंडा, चूँकि ठंड है। ये जो यूरोपियन का इलाका है, ठंडा होगा, यह ठंडा होगा। ग्रे कहते हैं पत्थर की शक्ल को, ब्लैक एंड वाइट के दरमियानी शक्ल होती है। पहाड़ों में पत्थरों की शक्लें कई होती हैं, रेड भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं, ग्रे भी हो सकते हैं। लेकिन जो ग्रेवल होते हैं या पबल्स होते हैं या जो आम पत्थर होता है, वो ग्रे ही होता है। यहाँ ग्रे पत्थरों की बात हो रही, कुछ और होंगे भी, तो हम यहाँ ग्रे पत्थरों की राइटर ने यूज़ किए हैं। और ये ग्रे और कोल्ड दोनों जो है ना, ये स्टोन के लिए आए हैं। स्टोन नाउन है, और ये दो एडजेक्टिव नाउन के साथ ही आए हैं स्टोन के लिए। स्टोन नाउन है। तो ग्रे रंग का, कोल्ड ठंडा, ऑन होता है ऊपर। तुम कह रहा है ए सी, ए समुंदर, तुम जो लहर आ रही ना, इसको पत्थर के ऊपर रख के तोड़ दो। पत्थर कैसा हो? पत्थर ग्रे रंग का और कोल्ड, चूंकि ये उसकी साइड होगी। बीच पे पड़े जो पत्थर हैं वो इस रंग के होंगे। शहर उनसे कह रहा है, सी से कह रहा है समुंदर,
इसके ऊपर, पत्थर के ऊपर मार के इसको तोड़ दे, यानी उसके अंदर से बजा हुआ, उसकी खुशी बाहर नहीं निकल रही। आपने ऐसी एक और भी पढ़ी थी, एक शॉर्ट स्टोरी थी दी फ्लाई। फ्लाई में भी ऐसा ही था, उसका बेटा जंग में मारा जाता है, जब उसकी याद आती, परेशान होता है तो मक्खी को मार देता है। उसके अंदर से एक, जिसे कहते हैं ना तखरीबकारी निकलती है, उसके अंदर से एक जुल्म निकलता है, मक्खी को ही मार देता है वो। अब कह रहा है कि ऐ समुंदर, तेरे जो लहरें आ रही हैं तो इनको पत्थर के ऊपर रख के, पत्थर कैसे हो, ठंडे हैं पत्थर और वो ग्रे रंग के, उनके ऊपर रख के लहरों को तोड़ दो। फिर क्या करो तोड़ के, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर। यहाँ समुंदर को मैसेज दे के चुप कर गया, अपनी अपनी बात बता रहा है। कह रहा है मेरा दिल करता है, चूंकि देखें वुड आपको पता है मॉडल है, मॉडल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, उसने यहाँ लगाया नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब है यहाँ, इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब आई विश, मेरी ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूँ। इट इज़ माई डिज़ायर, मैं ये चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? दैट के माई टंग कुड अटर, कि मेरी ज़ुबान से कुछ लफ्ज़ निकलें। अटर होता है टू से समथिंग, बोलना, स्पीक। कह रहा मेरा दिल करता है, मैं चाहता हूँ, मेरी टंग, टंग कहते हैं ज़ुबान को, कि मेरी टंग से कुड अटर, कुछ बोल सके, मेरी ज़ुबान कुछ बोले, लेकिन मैं मम हो गया हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मेरे मुंह को तला लग गया है, मैं परेशान इतना हूँ। अब कह रहा है अटर होता है बोलना, कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ बोलूँ। फिर द थॉट्स दैट अराइज इन मी, ये बोलना चाहता है वो। द थॉट्स, थॉट्स कहते हैं ख्यालात, यानी उसके अंदर एक ख्यालात का तूफान बरपा है, अपने दोस्त की परेशानी का ख्याल बरपा है। थॉट्स कहते हैं ख्यालात, दैट जो अराइज उठते हैं, इन मी मेरे अंदर, इन लगा दिया ना मेरे अंदर, यानी मेरे अंदर एक तूफान उठते हैं परेशानी के, दुखों के, फ्लॉज के, सौब के, सैडनेस के, पैथोस के, ये सारी चीज़ों के मेरे अंदर तूफान उठते हैं अपने दोस्त की वजह से। तो कह रहा है मैं चाहता हूँ कुछ बोलूँ, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, मेरी ज़ुबान गुंग हो गई है, मैं बंद हो गया हूँ, चूँकि मेरे में बोलने की ताकत नहीं रही, मैं इतना परेशान हो गया हूँ अपने दोस्त की वजह से कि मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे दिल में तूफ़ान हैं। फिर आगे एक बात कर रही है, अच्छा देखें, इसके पैथास होने से, सैड होने से दुनिया नहीं बेटे रुक जाती, दुनिया अपना काम चल रही है। खुशियाँ गमियाँ दुनिया में आती हैं, किसी की खुशी को देखकर, किसी की गमी को देखकर ज़माना अपने कदम बढ़ाने नहीं बंद कर सकता। यही बात आगे बताई जा रही है। कह रहा है मैं तो चुप करके बैठा हूँ, इन लहरों को आते जाते देख रहा हूँ, लहरों को टूटते देख रहा हूँ, और मुझे अच्छा लगता है टूटे, क्योंकि अपने आप पे जुल्म हुआ हो ना, दूसरे पे जुल्म भी अच्छा लगता है। यहाँ ये कह रहा है, आगे अगली बात आ रही है आगे, कुछ ना साहिल के ऊपर कुछ लोग हैं। अब मुझे खुद ही बताएं, समुंदर के ऊपर ये बैठा है, बे के ऊपर, साहिल के ऊपर, बीच के ऊपर, वहाँ कौन लोग हो सकते हैं? वहाँ कोई आम लोग तो हो नहीं सकते, वहाँ सेलर होंगे या फिशरमैन होंगे, क्योंकि उनका इलाका है, वो उनको वहाँ काम है, उनके वहाँ बोट्स हैं, वो फिश पकड़ते हैं और वो कश्तियाँ चलाते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। कह रहा है नेक्स्ट में, ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, फिशरमैन्स, मैन के साथ एस लगाया, इसका मतलब फिशरमैन को बॉय के साथ जो है ना उसकी पोजेशन दिखा रहा है, फिशरमैन का लड़का, वो कह के उसको मुखातब कर रहा है। कह रहा है वो देखो, वेल फॉर द, वेल कहते हैं अच्छे के लिए, और ये एडवर्ब होता है, फॉर द फिशरमैन्स बॉय, फिशरमैन के लड़के के लिए। फॉर यहाँ प्रेपोजिशन है, दी आर्टिकल है, फिशरमैन नाउन है, बॉय भी नाउन है, दोनों का पोजेशन दिखाया गया है, और अपोस्ट्रोफी एस लगा के। कह रहा है फिशरमैन के लड़के, क्या फिशरमैन के लड़के को क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है दैट ही शोट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले, ये कर रहा है फिशरमैन का लड़का, फिशरमैन का लड़का अपनी बहन के साथ बीच पे खेल रहा है कुछ। क्या खेल रहा है? कह रहा है दैट ही शाउट्स, वो चिल्लाता है। कौन चिल्लाता है? फिशरमैन का बॉय, फिशरमैन का बेटा चिल्लाता है। शाउट कहते हैं बेटे पॉजिटिव चिल्लाने को, क्राइंग होता है नेगेटिव, रोना मतलब। शाउट होता है जब खेलते हैं ना बच्चे, ऊपर ऊपर शोर करते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर करते हैं, हम कहते हैं शोर ना करो, वो खेल रहे होते हैं असल में, वो शोर की बात कर रहा है। बॉय जो है, फिशरमैन का लड़का जो है, उसकी बहन जो है वो बीच पे खेल रहे हैं, लड़का ऊंची ऊंची चला रहा है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये गेम का हिस्सा है। अब वो कह रहा है, वो शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, बोल रहा है, ऊंची ऊंची बोल रहा है, विद हिज सिस्टर, अपनी बहन के साथ, एट प्ले, जब वो खेल रहे हैं। प्ले यहाँ नाउन यूज़ किया है, प्ले वर्ब भी होता है, जब ये वर्ब होगा तो वर्ब की फॉर्म भी होंगी, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग।
लेकिन यहाँ एट लग गया, प्रेपोजिशन लगती ही नाउन के साथ है। तो कह रहा है जब वो खेल रहे हैं तो फिशरमैन का लड़का अपनी बहन को चला रहा है, बहन को कह रहा है, बहन को कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, वो गेम है कोई, बस गेम में खेल रहे हैं, ऊंची ऊंची बोल रहा है। फिर एक बात और की उसने, फिशरमैन की एक बात हुई है, दूसरी एग्जांपल दे रहा है, ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड, लैड कहते हैं लड़का, फिर लड़का लैड, लैड भी इंग्लिश वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था। अब कह रहा है ओ सेलर के लड़के, पहले क्या कहा था, फिशरमैन का लड़का, अब यहाँ सेलर का लड़का, मला, सेल कहते हैं कश्ती चलाना, वर्ब है, उससे बनाया नाउन सेलर, जैसा ड्राइव चलाना, ड्राइवर चलाने वाला, सेल कश्ती चलाना, सेलर चलाने वाला, सेलर का लड़का। कह रहा है ओ वेल, ओ सेलर के लड़के, क्या करो सेलर का लड़का क्या करे, और उसने दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, सेलर का लड़का ये काम कर रहा है, जो मुल्ला है, मुल्ला का बेटा बे के ऊपर बैठा, यानी खलीज के ऊपर बैठा, किनारे के ऊपर बैठा, ऑन द ब्रिंक ऑफ द सी, समुंदर के किनारे के ऊपर बैठा, वो ये गीत गा रहा है, अपनी कश्ती में बैठा हुआ। ये दोबारा देखें, दैट ही सिंग्स, वो गाता है। देखें बेटे, गाता कब है, जब अंदर से खुश होता है, तो जब खुश ना होगा तो गीत कहाँ से निकलेंगे मुंह से। ये दोनों खुश दिखाए गए हैं, फिशरमैन का बेटा भी खेल रहा है, अपनी बहन के साथ खेल रहा है, और ये बोट वाला जो सेलर है, ये इसका बेटा भी खेल रहा है, दोनों खुश है, सिंग कर रहा है, गाता है। इन हिज बोट, इन प्रेपोजिशन है, हिज एडजेक्टिव है, जिसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन का, और ऑन फिर एडजेक्टिव है, दी फिर आर्टिकल है, बे फिर नाउन है। ये ऑन दी बे से लेकर इसे कहते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और इधर इन हिज बोट ये भी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, एक फ्रेज है, एक फ्रेज ये यूज़ हुई है, एक फ्रेज ये यूज़ हुई है, और इसके लिए हुई है ही सिंग्स, वो गाता है, वो गाता है अपनी कश्ती में, बे के ऊपर बैठा, किनारे के ऊपर बैठा, साहिल के ऊपर बैठा, वो गा रहा है, गाता है, इसका मतलब वो भी खुश है। देखें ये खुद अकेला परेशान है। दो एग्जाम्पल उसने दे दी हैं, फिशरमैन का लड़का भी खेल रहा है और सेलर का बच्चा भी गीत गा रहा है। फिर क्या कहता है, एंड तीसरी एग्जाम्पल देने जा रहा है, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन, और कह रहा है समुंदर में जहाज चल रहे हैं, यानी कि उनकी रवानी भी चल रही है। गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यूसली चल रहे हैं। स्टेटली का मीनिंग में लिखे हैं, स्टेटली का मतलब होता है ग्रैंड भी होता है, बड़ा भी होता है, मैग्निफिशेंट भी होता है, डिग्निफाइड भी होता है, बड़ा खूबसूरत भी होता है। कह रहा है ये बड़े बड़े जो जहाज़ है ना, मैग्नीफाइड किस्म के, स्टेटली शिप्स गो ऑन, वो जारी और सारी हैं, गो ऑन जारी और सारी होना, कंटिन्यूटी को शो करता है ये। और जो बड़े बड़े जहाज़ हैं वो जारी और सारी हैं, वो भी अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं। तीन एग्जाम्पल होगी, तीनों की एग्जाम्पल दे के फिर वो कह रहा है जहाज़ों के बारे में, चूंकि आखिरी बात उसने शिप की है, अब वो शिप के बारे में अगली लाइन बोल रहा है। वो कह रहा है टू देयर हेवन अंडर द हिल, ये जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। हेवन का मैंने जन्नत भी होता है, हेवन का मैंने आसमान भी होता है, यहाँ हेवन का मतलब आया है मंजिल। अब जहाज़ों की मंजिल क्या है मुझे आप बताएं ज़रा। देखें बेटे, अगर मैं कहना हो बस या लारी जहाँ रुकती है जाके वो उसकी मंजिल है, वो लारी अड्डा होता है। अब मैं कहता हूँ जहाँ ट्रेन जाके रुकती है वो ट्रेन का अड्डा है, वो वहाँ ट्रेन का स्टेशन होता है। जहाँ एरोप्लेन आके रुकते हैं हम कहते हैं वो एरोप्लेन का अड्डा होता है, उसे एयरपोर्ट कहते हैं। क्या यहाँ शिप जाके रुकते हैं वो शिप का घर हो गया, शिप का अड्डा, उसको क्या कहते हैं, उसको जेटी कहते हैं, जेटी कहते हैं उसको। साहिल भी लिखा भी है मैंने इसका, हेवन का लास्ट पोल या गोल मंजर, हार्बर, जेटी, कुछ भी नाम दे लें, हार्बर भी हो सकता है, जेटी भी हो सकती है, उनकी मंजिल भी हो सकती है, उनके रुकने की जगह भी हो सकती है, जहाँ जहाज ने जाना है वो मंजिल है, मंजिल को हेवन कहा उसने। इसका एक और मीनिंग है, सिंबॉलिक मीनिंग, वो भी आपको बताता हूँ। कह रहा है जहाज अपनी मंजिल की तरफ जो है वो जा रहे हैं अंडर द हिल, पहाड़ों के नीचे। अब मुझे बताएं कौन से जहाज हैं जो पहाड़ों के नीचे चलते हैं। बेटे पहाड़ों से ये पानी है ना, समंदर, साइडों पे पहाड़ दिखाए गए हैं, जहाँ जो दिखाया गया है लोकेशन, वो साइडों पे पहाड़ ऊंचे ऊंचे खड़े हैं, उनके बीच में ये नदी बह रही है, दरिया बह रहा है, समंदर बह रहा है। वो पानी जो है वो ज़ाहिर है साइडों पर तो पहाड़ हैं, तो पानी के अंदर से वो बोट जा रही है तो ऐसे लगता है जैसे पहाड़ उनके ऊपर हों, उसको उसने अंडर द कहा है, अंडर द जिसे कहते हैं अंडर द हिल, पहाड़ियों के नीचे जा रहा है वो। यह एक और मतलब भी है वो, क्योंकि देखें बेटे उसकी मौत हुई है, उसके भाई की मौत है, तो उसको जोड़ रहा है। कह रहा है जो बड़े बड़े जहाज है ना जा रहे, इनको उसने कहा है शराफिया, बड़े लोग। कह रहा है गरीब अगर मर गया तो बड़ों ने ही मरना है। तो यहाँ अंडर दी हिल का एक और मतलब निकल रहा है, कब्र के नीचे, चूँकि कब्र की भी एक ढेरी सी बन जाती है, उसके नीचे अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। मतलब हम सब लोग जो है ना
पैदा होने के बाद अपनी मंजिल की तरफ ही तो जा रहे हैं सारे लोग। और वैसे भी समुद्र को आपको पता है, समुद्र को दुनिया दिखाया जाता है, जहाँ भी समुद्र होता है उसको वर्ल्ड के साथ जोड़ा जाता है। आपने ओल्ड मैन एंड द सी में पढ़ा था, समुद्र का सिंबॉलिक मीनिंग है दुनिया। दुनिया में आपको पता है परेशानियां भी होंगी, उस समुंदर के नीचे पता नहीं कितनी मखलूक जो आपके फ़ायदे के लिए है, जो आपके नुकसान देने के लिए है। दुनिया में इतनी ख़तरनाक मखलूक है, पानी तो इससे भी कहीं ज़्यादा है, उसमें कितनी ज़्यादा होगी, उसमें कितनी कितनी छुपी ही परेशानियां हैं। ये बात आपने एक और पढ़ी थी, एक आपका टी.एस. इलियट का एक और पोएम थी डिपार्चर एंड अराइवल, उसमें भी वो कह रहा था मैं समुंदर पे खड़ा हूँ, मैं समुंदर में जंप लगाने लगा हूँ, मुझे नहीं पता मेरा सफ़र कैसा रहेगा, मैं नीचे के बारे में कुछ नहीं जानता। यहाँ भी ये बात है कि हम फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं जानते, हमारी किस्मत में क्या है हमें कुछ पता नहीं है, बस हम आ गए हैं और हमारे एक अनसीन रास्ते पे हम जा रहे हैं, रास्ते में क्या कुछ आता है हमें नहीं पता। यहाँ मौत की तरफ भी इशारा कर रहा है, अंडर द हिल, या कह रहा है जहाज़ जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, मतलब बड़े बड़े से मुराद है, बड़े बड़े लोग भी मर गए, रुस्तम भी मर गए, हम लोगों ने मर जाना, मेरा दोस्त भी मर गया है, इधर भी जा सकती है बात, लेकिन दुनिया चलती रहेगी, हमारे किसी को मरने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ जहाज़ों की बात करने के बाद आगे कह रहा है बट ओ फॉर द टच। अब ये दोस्त के लिए सेंटेंस आ गया, दोस्त के लिए अगली लाइनें आ गई हैं दो, अपने दोस्त के लिए कह रहा है ओ, ये अफसोस के लिए बोलता है, ओ एक मुंह से ना उसके जिसे कहते हैं कि एक्सप्रेशन निकलते हैं, सडन एक्सप्रेशन निकलते हैं, और वो कहता है ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड। मैं अलग अलग तर्जुमा पहले कर दूँ, वैनिश कहते हैं गायब हो जाना, वैनिश्ड गायब हो गया, ख़त्म हो गया, यहाँ मुराद है मर गया, हैंड जो हैंड ख़त्म हो गया, यानी हैंड से मुराद है दोस्त, मेरा दोस्त जो दुनिया से चला गया उसके बारे में कह रहा है। फॉर द टच ऑफ, टच होता है जिसके साथ मैं रहता था, टच होता है वैसे टच करना, छूना, मतलब यहाँ जिसके साथ मैंने दिन बिताए, जो मेरे साथ खेलता था, जो मेरे साथ रहता था, जो मेरे साथ वॉकिंग और टॉकिंग करता था, उसकी बात कर रहा है। कह रहा मेरा दोस्त जो है वो दुनिया से चला गया है और मैं किसके साथ खेलूँ। अब देखें तीन एग्जाम्पल दे के ना, उसने फिशरमैन का बेटा भी खेल रहा है, सेलर का बेटा भी खेल रहा है, जहाज़ भी रवां दवां है, उसमें दुनिया आबाद है, जहाज़ आ रहे हैं, सेलर चला रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन कह रहा है मेरे जिसके साथ गेम थी, मैं जिसके साथ खेलता था, मेरा जो दोस्त था वो वैनिश हो गया, वो दुनिया से चला गया है। अब अगली बात कह रही है एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल, और उसकी आवाज़ जो है वो स्टिल हो गई है, स्टिल कहते हैं साकन, बंद हो गई है, मोशनलेस हो गई। आवाज़ कैसे आएगी, मरा हुआ बंदा तो नहीं बोल सकता ना। अब कह रहा है मेरे दोस्त की आवाज़ स्टिल हो गई है, यानी साकन हो गई है, मैं अब उसकी आवाज़ सुन नहीं सकता, फॉर एवर नहीं सुन सकता। अब यहाँ उसने दो लफ्ज़ लगा दिए, एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस। बेटे वॉइस का मतलब ही आवाज़ ही होता है, साउंड का मतलब ही आवाज़ ही होता है, तो फिर दो लगाने की क्या ज़रूरत थी। वॉइस होते हैं जब आप बोलते हैं ना, वो वॉइस ही है बेटे, जब हवाओं में बिखर जाती है उसके बाद वो साउंड बन जाती है। अब एक आदमी मैं बोल रहा हूँ कि बाहर सुन रहा है मुझे, वो मेरी वो या कहीं और जगह सुन रहा है, माइक में सुन रहा है, फिर वो साउंड जनरल सेंस में लिया जाता है साउंड। कह रहा मेरा दोस्त जो बोलता था उसकी आवाज़ फिजाओं में बिखर जाती थी, हम बातें करते थे, वो मैं सुनता था। अब कह रहा ना वो आवाज़ रही है ना वो सुन रही है, यानी ना मेरे कानों में उसकी आवाज़ पड़ती है ना मेरे सामने बैठ के वो बोलता है। फेस टू फेस बोलने को आमतौर पर ना वॉइस लिया जाता है, वॉइस मैसेज जो होता है बोल के आप उसी वक्त देते हैं, लेकिन उसको थोड़ी देर के बाद जब वो हवाओं में बिखर जाता है दैट इज़ कॉल्ड साउंड। कह रहे हैं अब उसकी साउंड और उसकी आवाज़ बिल्कुल स्टिल हो गई है, साकन हो गई है, ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट में लास्ट टेंजे में एक बात बताई, उसने कहा था ब्रेक ब्रेक ब्रेक, वही जो पहले लिखी थी, तोड़ दो सारों को। स्टार्ट भी उसने इससे लिया था, समुंदर से कहा था कि समुंदर जो लहरें आ रही ना, इनको पत्थरों के साथ मार के तोड़ दो। अब दूसरी बात कर रहा है, फिर समुंदर से कह रहा है समुंदर जो लहरें आ रही ना, इसको अपने साथ रॉक पत्थरों के साथ मार के तोड़ दो। वहाँ भी उसने स्टोन लगाया था, पत्थर, यहाँ भी स्टोन है, लेकिन स्टोन का वर्ड उसने बदल दिया है। वो देखते हैं क्या लगाया है, तोड़ दो एट द फुट ऑफ दाई क्रैजिज, ओ सी, ओ समुंदर तुम्हारे पाँव में जो पत्थर हैं, क्रैजिज कहते हैं स्टोन, क्लिफ चट्टान, स्टोन माउंटेन कह लें। मैंने कहा ना साइड पे पहाड़ है, बीच में पानी बह रहा है, बेटे पानी कभी पहाड़ों के ऊपर तो नहीं चढ़ेगा ना, वो फुट कहते हैं निचला पार्ट, द लोअर पार्ट ऑफ द हिल, द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड फुट, पाँव कहा उसने, नीचे वाला हिस्सा बॉटम कह लें आप, नीचे वाला हिस्सा पानी बह रहा है, उसके साथ जो है वो लहरें भी टकरा रही हैं, वेव्स भी टकरा रही हैं। पहले उसने कहा था जो
बीच पे पड़े हुए पत्थर, उनसे कहा था कि इनको तोड़ो लहरों को। अब वो पानी जहाँ से टकरा के जा रहा है, साथ साथ किनारे के साथ साथ जो पत्थर है उनको कह रहा है, उन पत्थरों को कह रहा है, उसको उसने क्रेजिस कहा है, यानी कि पत्थर। और पत्थर कौन से? फुट ऑफ दाई, तुम्हारे पाँव में, तुम्हारे नीचे, तुम्हारे पास, तुम्हारे किनारे पे जो कह रहा है पत्थर है ना, उससे कह रहा है ओ सी, कह रहा है ओ सी तुम इस पत्थरों के साथ इस लहरों को तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। यहाँ ये बात ख़त्म हो गई है। अगली बात फिर उसने अपने दोस्त के बारे में कर दिया। दोस्त के बारे में एक यहाँ ये सेंटेंस आया था, दूसरा ये आया है। अब दोस्त के बारे में कह रहा है बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड। टेंडर ग्रेस ऑफ द डे, इसमें एक ही वर्ड मुश्किल है, टेंडर ग्रेस। टेंडर क्या होता है? शाइस्ता, नरम नाजुक, प्यारा, खूबसूरत। ग्रेस कहते हैं डिग्निटी को, ग्रेस कहते हैं, लिखा भी है मैंने, ग्रेस का मतलब है कि सॉफ्ट ब्यूटी है, जेंटल ब्यूटी है, पुरकशिश। ग्रेस, ग्रेस कहते हैं बड़ी ग्रेस है आपके कपड़े में, पुरकशिश कह लें आप, माइंड ब्लोइंग कह लें, अट्रैक्टिव कह लें। कह रहा है जो मेरे अट्रैक्टिव दिन से, जो मेरे ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिन थे ना, उन दिनों को क्या हुआ? दैट इज़ डेड, वो डेड हो चुके हैं। मतलब क्या है कि जो मेरे अट्रैक्टिव दिन थे, जो मेरे प्यारे दिन थे, जो मेरे दोस्त के साथ गुजरे थे, वो ख़त्म हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। विल नेवर कम बैक टू मी, वो मुझे कभी नहीं मिलेंगे। नेवर कम बैक, वो कभी वापस ही नहीं आ सकते, क्योंकि मरा हुआ आदमी कभी वापस नहीं आता। ये बेटे बात उसने कर दी है परेशानी के आलम में। मैंने बताया ना 3 एग्जाम्पल उसने दिए हैं। इसमें राइमिंग स्कीम उसने क्या रखी है आप खुद देखें। यहाँ सी है, सी मी, यानी कि दूसरी और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ लाइन में उसने राइमिंग स्कीम रखी हुई है। यहाँ भी 2 देखें, प्ले एंड बे, फिर देखें दूसरी हिल एंड स्टिल, फिर देखें सी एंड मी। तो ये बेटे उसने राइमिंग स्कीम रखी हुई है। अब आपको पता है कोई भी पोइट्री शायरी ऐसी नहीं होती जिसमें सिंबलिज्म ना हो, कोई भी पोइट्री ऐसी नहीं होती जिसमें फिगर ऑफ स्पीच ना हो, क्योंकि शायरी को इसमें एक भी वर्ड मुश्किल नहीं है, लेकिन वर्ड ऐसे सेट किए हैं जिनसे मीनिंग आपने इन्फर करने हैं, मीनिंग आपने निकालने हैं, वो क्या चाहता है। तो इसी तरह इसका मैंने थीम निकाला है। थीम आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, मैंने भी आपको दे दिया है, शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। मैंने थोड़े से सिंपल वर्ड यूज़ किए हैं, और वो ये है, मेन पॉइंट्स कह लें आप उसको। इट्स एन एलिजी, एलिजी कहते हैं मरसिया, परेशानी की, परेशानी में लिखा हुआ गीत कह लें, परेशानी का लिखा हुआ एक पोएम कह लें आप। कह रहा है द सडन डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, उसके दोस्त की अचानक मौत ने उसको मेड हिम मम, उसको मम कर दिया है, खामोश कर दिया है, उसको बोलना भूल गया बेचारा। बोलने से मुराद यहाँ ये नहीं कि वो गूंगा हो गया, बोलने से मुराद है ज़िंदगी की खुशियाँ उससे छीन ली गई हैं। ये ज़िंदगी में, क्योंकि कहते हैं क्या लुत्फ़ अंजमन का जब दिल ही बुझ गया है, उसका दिल बुझ गया है, अब उसको खुशियाँ जो रास नहीं आ रही। फिर वो कह रहा है ही इज़ सिटिंग ऑन द बे एंड वॉचिंग, वो कह रहा है साहिल पे बैठा है, उस किनारे पे बैठा है समंदर के, और देख रहा है द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की कंटिन्यूटी को, ज़िंदगी के जारी और सारी होने को, ज़िंदगी रवां दवां, उसको वो देख रहा है। ऑन द बीच, बीच पर, इन द फॉर्म ऑफ सेलर्स, सेलरों की शक्ल में। फिर उसने कहा एंड फिशरमैन, और फिशरमैन की एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं उसको, फिशरमैन की एक्टिविटीज़ और सेलरों को देख रहा है बैठा हुआ कि ज़िंदगी कैसी रवां दवां है, लेकिन मैं परेशान बैठा हूँ। एंड मूविंग द डिग्निफाइड एंड ग्रैंड शिप्स, और साथ साथ वो बड़े खूबसूरत बड़े बड़े जहाज़ों को देख रहा है जो टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, मैंने कहा ना अपनी जेटी की तरफ जा रहे हैं, हार्बर की तरफ जा रहे हैं, अपना अड्डे की तरफ जा रहे हैं, डेक की तरफ जा रहे हैं, जहाँ उनका स्टेशन बना होता, प्लेटफॉर्म बना होता, जहाँ जहाज़ जाके खड़े होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेवन। उसको डेस्टिनेशन कह लें, मंजिल कह लें, गोल कह लें, जहाँ उन्होंने जाना है वो उसकी मंजिल है। फिर वो कह रहा है हिज डेजोलेशन कैन नॉट स्टॉप द मूवमेंट, कह रहा है जो उसके अंदर की परेशानी ना बेटे, वो जहाज़ों की मूवमेंट को, सिरों की हरकत करने को, या जो फिशरमैन के बेटे खेलते हैं उनको रोक नहीं सकती। यही बात है, द डेजोलेशन कहते हैं परेशानी, कैन नॉट स्टॉप, नहीं रोक सकती, द मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की मूवमेंट को। इंसान के अंदर की परेशानी दुनिया की हरकत को बंद नहीं कर सकती। बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ नो कंसर्न, क्योंकि दुनिया को तुम्हारे लॉस और पैथोस के साथ कोई गर्ज नहीं है। द वर्ल्ड फिर हैज़ नो कंसर्न विद हिज लॉस एंड पैथोस, दुनिया को तुम्हारी परेशानी, दुखों, तकलीफ़ों, पेन से कोई गर्ज नहीं है। दुनिया इन सब से बालातर होकर अपने काम में रमा दमा है।
Thank you very much for watching my video till last.